हेलो क्लास 7 चैप्टर 10 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी उसको कंटिन्यू करें। तवा मत्स्य संघ इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, एक यूनियन है जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि डैम बनने पे जिनकी प्लेसमेंट हो जाती है, या फिर जब उन्होंने कोई बस्ती अप्रूव कर दी तो लोगों को कहाँ रिलोकेट करना है उसके रिलेशन में ये जो है यूनियन बना था। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. तो ये आपको पता होगा कि जब भी कोई डैम बनता है या फिर फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर देते हैं या फिर बस्तीज को कभी कभार ये अप्रूव करते हैं, तो क्या वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उनको वो इधर उधर भेज देते हैं। ठीक है, उनको कहीं और रहने के लिए बोल देते हैं जहाँ पे इतनी अच्छी में भी लिविंग कंडीशंस नहीं थी जितनी पहले थी। उन्हें ऐसे ही वहां छोड़ दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता बाद में, और उनको बोलता है कि फिर से नए नए से स्टार्ट करो, वहां अपने घर छोड़ के आओ, यहाँ पे नए घर बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे होता है। Most of these people are poor. In urban areas too, bastis in which poor people live are often uprooted. Some of them are relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from outskirts of the city to the locations. तो जिन लोगों को हलाया जाता है वो बेसिकली पुअर होते हैं, इसकी वजह से क्या है, वो नई जगह पर जाके इतनी इजीली अपनी लाइवलीहुड जो है नहीं स्टार्ट कर सकते, और जहाँ से उनको निकाला जाता है वहां पे डेली वो कभी मे भी कोई जॉब कर रहा है। ठीक है, मे बी उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं क्या, तो वहां पे क्या है, उनकी जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। This displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our country. People usually come together to fight against this. There are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced. In this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher workers cooperatives, an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली तवा मत्स्य संघ ये है क्या चीज। ठीक है, और ये क्या क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, ये उन उन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जिनको कि मध्य प्रदेश से निकाल दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। Originating in the Mahido hills of Chindwara district, the Tawa flows through Betal before joining the Narmada in Hoshangabad. ये सारा कुछ याद करना important है। The Tawa Dam began to build in 1958 and was completed in 1978. It submerged large areas of forest and agriculture land. The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meager farms found a livelihood in fishing. They earn very little. तो ये सारा कुछ जो है ये बहुत important paragraphs हैं, ये ऊपर की ये लास्ट लाइन और ये नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि ये हमें बताता है कि एक्चुअली तवा मत्स्य संघ किस चीज के लिए लड़ रहा है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं, व्हाट इश्यूज तवा मत्स्य संघ फाइटिंग फॉर, तो उसका आंसर यहाँ पे है कि क्या इश्यूज हैं। फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर लैंड तो पानी के अंदर डूब गई जब डैम बन गया, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, जो फॉरेस्ट में घूम के अपना सामान इकट्ठा करते थे, खाना लेते थे, चाहे टिम्बर लेते हैं चाहे कुछ भी लेते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा फिर, क्योंकि फॉरेस्ट भी पानी के अंदर डूब गया, डैम के अंदर चले गया। तो जब कुछ नहीं उनके पास बचा तो उनको उनको बोला क्या कि आपको निकाल दिया गया, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा के कहीं और जो है लोगों गवर्नमेंट ने या जिसने भी दूसरे लैंड पे भेज दिया। कुछ लोगों ने तो क्या किया, जो रेजर्वायर बना उसी के आसपास रुक गए, फिशिंग करने लग गए, लेकिन वो फिशिंग से उनको इतने पैसे नहीं मिलते, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तो उनको अपनी लाइवलीहुड जिंदा रखनी है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक तवा मत्स्य संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि इनके राइट्स के लिए फाइट कर रही है। A dam is built across a river at sites where one collects a lot of water. तो आपको पता है डैम बेसिकली क्या है, हम पानी को कलेक्ट करके रखते हैं रिवर पे। This forms a reservoir and as the water collects, it submerges vast areas of land. तो ये बेसिकली डैम के बारे में बता रहे हैं कि जब डैम बनते हैं तो क्या होता है। डैम के बनने में क्या होता है, अगर हमारे पास रिवर है, हमें उस रिवर का पानी रोक के रखना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम डैम बनाएंगे। तो जितना भी आसपास का एरिया होगा, जैसे जैसे रिवर वाटर राइज करेगा डैम के अंदर, क्योंकि वो जो डैम है सिर्फ रिवर की
जो हाइट है उतना थोड़ी बनेगा, बहुत ऊंचा बनेगा। बहुत ऊंचा बनेगा तो क्या है, आसपास का जो भी एरिया होगा वो उस डैम के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, जैसे जैसे रिवर वाटर जो है उसका लेवल जो है, वाटर लेवल वो राइज करेगा। इसकी वजह से क्या है, लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है ताकि वो बीच में ना डूब जाए। इसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है जो ऑलरेडी रिवर बैंक्स पे रह रहे होते हैं या फिर रिवर बैंक्स के आसपास रह रहे होते हैं। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं लोग रिवर बैंक्स पे रहते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर एक्सेसिबल है। दूसरा क्या, सॉइल फर्टाइल है, आप इरिगेशन वगैरह और एग्रीकल्चर इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। This is because the wall of dam across the river is high and the water spreads over a large area. This is a photo of the submergence caused by the Tehri Dam in Uttarakhand. ये फोटो के बारे में याद रखना। The old Tehri town and 100 villages, some totally and some partially, were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. तो ये भी एक पॉइंट आ गया तवा मत्स्य संघ के लिए क्यों लड़ रहे हैं वो। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे तो वहां के जो लोग कर रहे थे उनको तो वो निकाल देंगे। The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in hoodlums. तो क्या है, गुंडे वगैरह बुला के उन्होंने उनको धमकाना शुरू कर दिया। The villagers stood united and decided it was time to set up an organization and do something to protect their rights. The newly found Tawa Matsya Sangh organized rallies and a Chakka Jam road blockage, demanding their right to continue fishing for their livelihood. In response to their protest, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. A 5-year lease agreement was signed 2 months later. On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि इन्होंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लड़ा अपने फाइट्स के लिए, तो ही इनको क्या है, अपना जो राइट मिल है वहां पे फिशिंग करने का वो मिला, और फिर उन्होंने क्या है वहां पे फिशिंग करी। With the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. They have now begun to earn 3 times more they earned earlier. The TMS has also begun giving the fish workers loan for repair and the buying of new nets. By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organizations get rights to livelihood, they can be good managers. तो इसके अंदर क्या है, बाकी तो जो स्टोरी है इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ऊपर वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था, बट ये दिखा रहे हैं कि कॉपरेटिव्स जब बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है, जब लोग अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं, तो सोल्यूशंस अपने आप आते हैं और वो सबकी बेटरमेंट के लिए होते हैं। Creative expression against inequality. While some join protest movements to fight inequality, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequality. Writers, singers, dancers, and artists have always been very active in the fight against inequality. Often, poems, songs, and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, इसका मतलब सारे आर्ट्स आएंगे, सिंगिंग, डांसिंग और राइटर्स एंड आर्टिस्ट सब। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने आर्ट के थ्रू कोई भी इम्पोर्टेंट सोशल इशू है या कोई कंसर्न है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आर्ट फॉर्म जो है वो लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, ज़्यादा पहुंचती है लोगों पे और इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे एक सॉन्ग है, अडेप्टेशन ऑफ अ सॉन्ग रिटन एज पार्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन बाय विनय महाजन, द राइट टू नो. My dreams have the right to know why for centuries they have been breaking. Why don't they ever come true? My hands have the right to know. Why do they remain without work all along? Why do they have nothing to do? My feet have the right to know. Why from village to village they walk on their own? Why are there no signs of a bus yet?
My hunger has the right to know why grains rot in godowns while I don't even get a fistful of rice. My old mother has the right to know why are there no medicines, needles, dispensaries, or bandages. My children have the right to know why do they labor day and night, why is there no school in sight. तो ये क्या है, राइट टू नॉलेज, राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर ये पोयम लिखी हुई है। और ये क्या है, सोशल इशू को उठा रही है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछे जा रहे हैं पोयम के फॉर्म में। तो आर्ट फॉर्म्स जो होती हैं ये एक बहुत ही क्रिएटिव वे है और बहुत ही इफेक्टिव वे है लोगों को अपनी बात समझाने का, या फिर कोई भी मैसेज है जिसको अगर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट लाना है उसके लिए, और लोग काफ़ी देर से इसको यूज़ करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।